सो ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस। चैप्टर में आप देखेंगे कि हम स्टडी करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे बताइए? सॉल्यूशन चैप्टर, और उसमें सॉल्युबिलिटी, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। अब बताइए, यहाँ पर कुछ चीजें सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बताता रहूंगा मैं आप लोगों को। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इसका कहने का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और उसमें मैंने कोई भी सब्सटेंस ऐड किया जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है बताइए? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बोलते रहिए आप लोग, कंजूसी बोलने में नहीं। सो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस ले सकते हो, जैसे कि आप सॉल्ट ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, एलम पोटासिलम होता है वो ले सकते हो, कोई भी मटेरियल ले सकते हो सॉलिड का। जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पूरे सॉल्यूशंस में, और इस सॉलिड जो है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट। और वाटर मेरा यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि भाई सॉल्यूट जो है वो मेरा पहले इनिशियली सॉलिड था, और डिसॉल्व होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में, यानी कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जा रहा है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है, सॉलिड सब्सटेंस क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया इन लिक्विड। ठीक है, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है, और याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम 100 ग्राम सॉल्वेंट पर, समझ में आ रही है बात, 100 ग्राम सॉल्वेंट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम डिफाइन करेंगे कि भाई 100 ग्राम में कितना ग्राम मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम वाटर है, उसमें NaCl आप डालोगे तो हो सकता है कि 5 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 15 ग्राम के बाद वो उसमें सॉल्युबल हो ही ना, सॉलिड का सॉलिड इंटैक्ट वैसे का वैसे ही रह जाए उसमें। समझ में आ रही है बात? तो वही कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेंशन हुआ है कि अ सॉल्यूशन इन विच रिमेन इन कांटेक्ट विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज टर्म एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या, वो ध्यान से सुनिए कि अगर मैंने क्या किया कि भाई आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने घर पे लेमन जूस बना रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, उसके पास क्या है कि एक ग्लास है और उसमें कुछ पानी उन्होंने समथिंग, चलिए मान लेते हैं कि वो 100 ml उन्होंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो लेमन जूस बना रहा है, और 100 ग्राम उसने क्या लिया, वाटर लिया। उस केस में उन्होंने क्या किया कि भाई शुरू में उन्होंने, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन स्टूपिड स्टोरी समझ सकते हो इसको, कि उन्होंने शुरू में क्या किया कि 100 ml वाटर या 100 ग्राम वाटर में उन्होंने पहले जो है 2 ग्राम जो है NaCl ऐड किया। कितना ऐड किया? 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम जैसे उन्होंने NaCl ऐड किया था, ऐसा हुआ कि वो जो NaCl था वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, क्या हो गया बताइए, पूरा कंप्लीटली इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। अब जब डिसॉल्व हो गया है तो क्या उसे नेकेड आई से कोई देख सकता है क्या? नो बताइए, सर। नो सर। नेकेड आई से विजिबल नो होगा सर। वो? इवन वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर किसी से भी आप देखोगे तो इतना फाइन पार्टिकल है कि आप उसके देख नहीं सकते, क्योंकि आयंस में डिवाइड हो गया है। कौन से आयंस होंगे यहाँ पर, जैसे आपने NaCl डाला तो वो कौन कौन से आयन में डिवाइड हो जाएगा, पहला Na+ और दूसरा Cl- एनायन, कैटायन एनायन में, और वो आप उससे ना सेपरेट कर सकते हो, ना फिल्टर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो NaCl पहले यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म में था, एक क्यूब के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में था, वो डिसॉल्व होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसअपियर हो गया, जिसको हम सॉल्युबिलिटी बोले। शुरू में आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 2 ग्राम NaCl डाला, और पूरा कंप्लीटली NaCl गायब हो गया, पता ही नहीं चला, हमें दिखाई नहीं दे रहा।
फिर उनको ऐसा लगा कि भाई 2 ग्राम नमक में उतना वो टेस्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने फिर एक काम किया कि चलो भाई 2 ग्राम और मैं ऐड करता हूँ। 2 ग्राम उन्होंने और ऐड किया तो देखा कि भाई वो 2 ग्राम जो था NaCl वो भी कंप्लीटली क्या हो गया बताइए, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, यानी डिसॉल्व का मतलब कि वहां पे पूरा सॉल्युबल हो गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है NaCl। फिर मन में आया कि भाई नहीं अभी भी ये उतना टेस्टी नहीं है, 2 ग्राम और ऐड करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने 2 ग्राम ऐड किया तो वहां पे उनको ये पता चला कि भाई हमने जो 2 ग्राम ऐड किया हुआ है वो 2 ग्राम में से 1 ग्राम तो मेरा जो है NaCl क्या हो गया बताइए, लिक्विड में सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि कुछ नमक ना नीचे इधर सेटल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बताइए? नीचे सेटल हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने कभी शुगर डाला, जैसे शुगर या नमक कोई भी, जब ज्यादा नमक होता है तो वो घुलना बंद हो जाता है, घुलता नहीं है, घुलता नहीं है? बताइए किसी के साथ हुआ है ऐसा? क्या यार अब तक समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम के बाद जो शुगर सॉल्यूशंस है ना, शुगर या NaCl कोई भी सॉल्यूशंस है, एक टाइम के बाद वो डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और नीचे एज अ सॉलिड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो जैसे कि उन्होंने पहले 2 ग्राम ऐड किया तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया, फिर 2 ग्राम ऐड किया तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया, और जब दूसरे 2 ग्राम उन्होंने ऐड किया तो वो सॉल्युबल नहीं हुआ, वो क्या हो गया, नीचे सटल हो गया यहाँ पर। यानी कि अब ये आप बोलोगे कि भाई मैक्सिमम अमाउंट, ध्यान से सुनिएगा, कि मैक्सिमम अमाउंट जो है डिसॉल्व हो जाए, जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, समझ में आया, उतने अमाउंट को क्या बोलेंगे भाई, ये सैचुरेटेड अमाउंट है। समझ में आया कि 100 ml में अगर मान लीजिए कि आपका 5 ग्राम NaCl क्या सॉल्युबल हो रहा है, तो भाई उतना ही ग्राम सॉल्युबल होगा, उससे ज्यादा ये सॉल्युबल नहीं होने वाला। 5 से आपने 6 ग्राम अगर ऐड किया उसमें, तो वो जो 1 ग्राम जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो क्या होगा, इसमें जो है सॉलिड के फॉर्म में इसमें क्या रह जाएगा, एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो यस यहाँ पे सर। देखिए, a solution which remains in contact with the undissolved solute is termed as saturated। कहने का मतलब कि भाई शुरू में हमने 2 ग्राम 4 ग्राम ऐड किया, और जो 2 ग्राम ये एक्स्ट्रा ऐड किया है वो जो है ना लिक्विड के कांटेक्ट में ही है। यहाँ पे देखिए नीचे, अगर यहाँ पे NaCl वो क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ है, सेटल डाउन हुआ है, प्रेसिपिटेट नहीं बोल सकते, सेटल है नीचे, तो क्या वो लिक्विड के कांटेक्ट में है कि नहीं बताइए आप? सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो वही ये कहना चाहता है कि जब मैक्सिमम, जब एक अमाउंट के बाद जो है मेरा NaCl जो है वह डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वन इन विच इक्विलिब्रियम विद द एक्सेस ऑफ द सॉलिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कहना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपने क्या किया कि भाई पानी लिया यहाँ पर, और उसमें आपने शुगर, इस बार हम NaCl ना लेके क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने शुगर ऐड किया, जब आप शुगर ऐड करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। आपने डिसॉल्व किया बड़े धूमधाम से, सोच रहे हो कि भाई इस बार बहुत शुगर डाल के बहुत मीठा शरबत बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम के बाद ये तो डिसॉल्व हो रहा है, एक टाइम के बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि एक टाइम बाद क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा, कि अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कि यहाँ पे जो एक मान लीजिए कि शुगर है, शुगर के पार्टिकल्स जो है ये इसके सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट हुआ है क्या ये सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं, ये जो सेटल है वो किस फॉर्म में है बताइए, सॉलिड। solid, जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके पार्टिकल भी एक ही जगह होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि, और ये किसके टच में है, वाटर के टच में है। समझ में आ रही बात? तो इसके सराउंडिंग में वाटर है, तो ऐसा होगा ना, प्रोसेस क्या होगा कि जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जो मेरे शुगर के पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो गए हैं, उनमें क्या होगा कि कोलिजन होगा।
समझ में आ रही बात? क्या होगा? कोलिजन होगा। तो ऐसा होगा कि जो ये डिसॉल्व हो गए ना बाहर शुगर के पार्टिकल्स, वो साइमल्टेनियसली ऐसा प्रोसेस होगा कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से क्या करते रहेंगे? कोलिजन करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कोलिजन, ये वाला जो मैं व्हाइट मार्क कर रहा हूँ, रेड मार्क, ये जो है जैसे ही क्या करेगा, इस सॉलिड पार्टिकल जो नीचे ये वाला सेटल है, ये वाला अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले अमाउंट की, ठीक है, जो सेटल है और जो डिसॉल्व हो गया है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कहने का, कि भाई ये जो डिसॉल्व हो गया शुगर पार्टिकल, वो इससे टकराएगा तो सॉलिड में चिपक जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ से कुछ पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल इधर डिसॉल्व हुआ तो एक पार्टिकल इधर आके कोलिजन होकर क्या करेगा कि सॉलिड में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है ना डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड में जो पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं वो सॉलिड से जब टकरा रहे हैं तो उससे चिपक के सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इनके बीच में एक ऐसा प्रोसेस आएगा कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, और लिक्विड के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से कन्वर्ट, सॉलिड जो वहां पे मटेरियल है उससे कोलाइड करके सॉलिड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे जो है ना डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो बीकर में जो मेरा शुगर पार्टिकल है ना, वो दोबारा कोलाइड करके एक सॉलिड मटेरियल फॉर्म कर रहा है, जिस वो शुगर ही सॉलिड फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, और सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताइए? डिसॉल्वेशन या डिसोल्यूशन बोलिए। इतना क्लियर हुआ? बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी बस इतनी ही है कि भाई पर 100 ग्राम ml में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होता है, उसको हम बोलेंगे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, term as the solubility of the solute given in the solvent at that temperature। कहने का मतलब यही है कि भाई आपके पास एक बीकर था और बीकर में 100 ग्राम है। अब याद रखिएगा 100 ग्राम में कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट वो डिसॉल्व हो रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि 10 ग्राम जो है 10 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, इसका कहने का मतलब कि भाई कोई भी सब्सटेंस हो 100 ग्राम में 10 ग्राम ही डिसॉल्व होगा, 11 ग्राम या 10.1 ग्राम डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आपने क्या किया भाई इसमें 11 ग्राम क्या कर दिया, ऐड कर दिया कोई भी मटेरियल, तो वो क्या होगा 10 ग्राम तो डिसॉल्व होकर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा है ना वो इसमें कहीं ना कहीं सॉलिड के फॉर्म में वो रहेगा। इतना क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी का मतलब? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे देखिए वही जो मैंने बताया था कि डिसोल्यूशंस, डिसोल्यूशंस का मतलब पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट लीविंग द सॉलिड एंड डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। ठीक है, कि भाई सॉलिड में था तो वो लीव करके कहाँ जा रहा था, मेरा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था, यानी सॉल्वेंट में जा रहा था। और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बीकर था हमारे पास, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो कोलाइड करके क्या वापस सॉलिड में कन्वर्ट होते थे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल रिटर्निंग टू द सॉलिड फॉर्म, this process move with the same speed and equilibrium stage is reached। यहाँ पे आप देखिए क्या कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। एक सेकेंड, हेलो प्लीज आप देखिए म्यूट कर लीजिए। हेलो मम्मी बुआ बोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सो यहाँ पे होगा क्या कि भाई सॉल्यूट हम, हेलो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, एक बार और देख लेते कि भाई हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है और वो क्या हुआ कि ये ना सॉल्वेंट को मैं वाटर से व्हाइट कलर से दिखाता हूँ, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट हुआ और सॉल्यूट मेरा रेड है। यहाँ पे होता क्या है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हैं और कुछ सॉलिड फॉर्म में है, तो ये जो पार्टिकल इसे चिपकेगा ना, एक पार्टिकल यहाँ से कोलाइड करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में भी डिसॉल्व होता रहेगा। तो दोनों प्रोसेस है भाई कि अगर लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल है
टकराएगा, कोलिजन करेगा सॉलिड से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कि जो सॉल्यूट है सॉलिड का, वो किधर जा रहा है बताइए, सॉल्वेंट में, यानी कि डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। वापस जो सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे छोटे थे वो इससे कोलिजन करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो। तो यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे या रिक्रिस्टलाइजेशन आप बोल सकते हो, और सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी आप बोल सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए saturated solutions का, कि saturated solution is a solution that has dissolved as much solute it is capable of dissolving, कि मतलब मैक्सिमम जितना आप डिसॉल्व कर सकते हो वो डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से हमारा ये जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन लिक्विड। 3 फैक्टर डिपेंड करेंगे। वो जो है पहला टॉपिक, जो पहला फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सेकेंड जो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और थर्ड जो है टेम्परेचर। कि सॉल्युबिलिटी इन 3 चीजों पे ही डिपेंड करेगी। हेलो हेलो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर 3 चीज, पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि भाई जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड क्या है, टेम्परेचर, यानी कि जो सिस्टम है या जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सो सबसे पहले नेचर ऑफ द सॉल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कभी देखा होगा ऐसे घर पे कि भाई हमारे पास एक ग्लास है और इसमें हमने क्या रखा हुआ है, ऑयल फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है, ऑयल। कोई भी ऑयल है और आपने सडनली उसमें क्या ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बताइए, H2O। अब एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा ये जो वाटर है उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, क्या वो उसमें एक तरह से घुल जाता है, क्या डिसॉल्व हो जाता है? नो सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे H2O जो है वो मेरा पोलर इन नेचर होता है। कैसा होता है, पोलर इन नेचर। और जो ऑयल, सॉरी ऑयल, ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। अगर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो H2O है ना, अगर ये पोलर है और हमने जो, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि H2O पोलर है और ऑयल जो है नॉन पोलर है। अब पोलर को नॉन पोलर में मिक्स करेंगे तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, कभी भी प्रॉपरली मिक्स होगा ही नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, होगी ही नहीं, मान लीजिए। समझ में आया? तो यानी कि अगर मान लीजिए, ध्यान से शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूं, कि अगर मेरा सॉल्यूट क्या है, पोलर है। क्या है, पोलर। और मेरा सॉल्वेंट क्या है बताइए, पोलर है। तब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के दोनों सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूट। ठीक है। अगर मैं यही पर सिमिलरली आप लोगों से बोलूं कि भाई जो सॉल्यूट का नेचर है और जो सॉल्वेंट का नेचर है, अगर मैं बोलूं सॉल्यूट का नेचर क्या है भाई, नॉन पोलर। ठीक है। और जो सॉल्वेंट का नेचर है वो क्या, वो कैसा है, वो भी मेरा जो है नॉन पोलर है। ठीक है। तो ये भी दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल होंगे। यानी कि सॉल्युबिलिटी के लिए दोनों का नेचर सेम होना चाहिए कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो फिलहाल के लिए इतना ही, इस दोनों चीजों को नोट कर लीजिए कि भाई पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बुक में लिखा होता है कि लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक, यही होता है ना? Yes, sir. यानी कि मान लीजिए कि अगर पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। और एक टर्म्स और आता है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर को थोड़ा सा रुक जाइए, एक थोड़ा डिटेल में सॉल्युबिलिटी को एक बार डिस्कस कर लेते कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर का ये तो है कि कैसे होगा। ठीक है। सो अब क्या कहना है
कि मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए जैसे कि आयन, जैसे कि पोलर में कैसे डिसॉल्व होता है बेसिकली। सो अगर मैं बोलूं कि भाई आप लोगों ने अपने घर पे गए, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि वाटर लिया और उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत NaCl ऐड किया, यानी कि सॉल्ट ऐड किया। क्या ऐड किया बताइए? सॉल्ट। सॉल्ट। ठीक है, आप लोगों ने इसमें NaCl। अब NaCl को देखोगे तो छोटी छोटी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स में अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो जैसे NaCl डिसॉल्व होगा तो पहले वो सॉलिड फॉर्म में था। और NaCl का क्या होता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे वो ऐसे रहेगा। चलिए एक बार थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, इसको कैसे किया जाए। हाँ चलिए सिंपल ही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसा होता है, जो सॉलिड होता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि हम आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर Na+ है, क्योंकि ये आयनिक है ना भाई, बताइए Na+Cl-, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आयनिक फोर्स होता है। तो अगर यहाँ पे Na+ है तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरे कॉर्नर पर Cl-। यहाँ पे Na+ है तो यहाँ पे क्या होगा? Cl-। तो यहाँ पे दोनों Cl- है तो यहाँ पे क्या Na+ होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। देखिए चेक करिए, मैंने सही लिखा है यहाँ पे। अब बताइए, अगर यहाँ पे Na+ है तो इसके अपोजिट में यहाँ पर क्या होगा? Cl- होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Cl-, तो यहाँ पे Na+ होगा, क्योंकि फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे Na+ है तो यहाँ पे Cl- होगा, यहाँ पे Cl- है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na+। क्या आप लोग बताइए मैंने गलत लिखा है कहीं इसमें? चेक करिए एक बार। अरे बोलो यार। देखो ये Na+ है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या नेगेटिव चार्ज ही रहेगा ना उसके अपोजिट साइड, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये आप बताइए, क्यूबिक के 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम होते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है, ये पूरा जो NaCl है, मान लेता हूँ कि ऐसे क्रिस्टल के अंदर ऐसे ही एटम अरेंज होते हैं। एटम बोलिए चाहे आयन जो है वो अरेंज होते हैं। और ये आयंस क्या होगा? हमने इसी क्यूब को उठाया और इस ग्लास को उठा करके, सॉरी, इस क्यूब को हमने वाटर में डाल दिया। क्या किया बताइए? ये नमक मतलब डाल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसी क्यूब को तो कर रहे हैं। और आप वाटर में ऐड करोगे तो पहला फिनोमेना क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा कि भाई एक चीज बताइए आप लोग कि इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। इसके सराउंडिंग इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या कहना है कि भाई साहब आप एक बात बताइए कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ही स्ट्रक्चर लिखा हो ना कि किसी और का? किसका लिखा है मैंने ये स्ट्रक्चर? सर वाटर का। अब बताइए Water. इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ऐसे लिख सकता हूँ इसको। Yes, sir. अब एक बात बताइए, स्कूल जाना है नहीं जाना है। प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो। कल मां नहीं होना ना, फिर ही नहीं होना तो इतना जाने। ठीक है, हेलो, आइए वापस आते। यहाँ पे देखिए ये Na+। अब वाटर, इसके क्यूब के चारों तरफ वाटर सराउंड होगा तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर भी यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर इसके चारों तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आता है तो क्या होगा? यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, और सॉरी ये नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पर भी होगा ऐसे ही, क्या हो जाएगा? H, यहाँ पर H, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। एक बात बताइए, ये जो Na+ है, यहाँ पर ये वाले Na+ की बात कर रहा हूँ, और वाटर का जो ऑक्सीजन का O- है, पार्शियल नेगेटिव, क्या इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए आप लोग। Yes, sir. यस अब बताइए। सर। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो एक चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो बताइएगा कि बताइए यहाँ पर Na+ जो है वो कौन से फॉर्म में है? आयन क्या है?
आयन आयन। और ये जो O माइनस है ये क्या है बताइए, डाइपोल। क्या है डाइपोल। बताइए, दोनों ही पोलर कंपाउंड है कि नहीं? NaCl भी और O माइनस भी दोनों पोलर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आयन है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो डाइपोल है वाटर वाला, वो भी मेरा पोलर है। और ये कैसा है बताइए, निगेटिव चार्ज। बताइए पॉजिटिव निगेटिव में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अब बताइए कि ये जो ऑक्सीजन वाले भैया है ये क्या करेंगे, इस Na+ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे। इधर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस सोडियम को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन है वो पुल करेगा कि नहीं करेगा, बताइए आप लोग। यस सर। बताइए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स Na+ को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, लेके चला गया। यहाँ से ये इसको लेके चला गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल से सोडियम को लेके चला गया। और यहाँ पर भी एक बना दो तो एक कोई होगा जो वाटर मॉलिक्यूल जो इसको भी लेके क्या करेगा, पुल करेगा। अब क्या क्रिस्टल डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब बताइए, पोलर पोलर को ही तो अट्रैक्ट करेगा ना। अब मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई पोलर पोलर को कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली वो आप देखिएगा, अब इसमें अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फोर्स लगेगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा फोर्स लगेगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल क्यों, आयन क्यों? समझ में आया ना कि एक आयन था, दूसरा क्या था, डाइपोल था। अब फोर्स लिख देता हूँ, इंटरेक्शन बोलिए चाहे फोर्स बोलिए, इनमें यही लगेगा। ठीक है, चलिए। तो अब बताइए कि इसमें सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल फोर्स की वजह से ये सॉल्युबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल से तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल सॉरी क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है। क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं, बताइए ये वाला। यस सर। यस सर। सिमिलरली ये Cl मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट कर देगा कि नहीं कर देगा? Na+ अलग हो गया, Cl अलग हो गया, और ये पूरा जो है सिस्टम जो आपका। अब बताइए, क्या ये क्यूब इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, क्या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगा? तो ये जो प्रोसेस है कि इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वही सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर दोनों पोलर पोलर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों पोलर नहीं होंगे, सॉरी दोनों, एक पोलर और एक नॉन पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। सो डिसॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई पोलर पोलर, नहीं तो नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, यस सर। चलिए, सॉल्युबिलिटी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक ना। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड्स ऑन द हीट ऑफ द सॉल्यूशंस। कहने का मतलब क्या है कि भाई सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है। अगर आप मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी मेरी बढ़ेगी कि घटेगी, वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम थोड़ा बहुत फास्ट चलेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि समझा दूं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी का सेंस क्या बोल रहा है टेम्परेचर के केस में, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई हमारे पास एक ए मॉलिक्यूल्स है, एक और ए मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है बताइए आप लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको, बताइए। यस सर। यस। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक सॉलिड था, और इस सॉलिड के अंदर जो कंपाउंड था ना, ए था, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ऐड किया, तो ये ऐसा होगा कि भाई ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तभी तो ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या वो सॉल्युबल होगा? नो सर। ठीक है, सो यानी कि ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये ए ब्रेक नहीं हो रहा है, इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं क्या करूं कि थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर दूं, बताइए,
टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं। तो अब एक बात बताइए, मैंने क्या किया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक होने लगेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, Break. और जब ये ब्रेक होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या इसमें ए एक इधर हो जाएगा और ये वाला ए मॉलिक्यूल से इधर। अब ये क्या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो वही कहना चाहता हूँ कि जो इनके बीच में, कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल की बात कर रहे होते हैं, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल में यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर कभी कभार सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है, और कभी कभार सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि हमने यहाँ पर जो ए कंपाउंड लिया हुआ है, क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमने ए कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड ए, इसको हमने क्या किया, इसमें डिसॉल्व किया, और ये ब्रेक होकर के ये जो डिसॉल्व हो रहा है ना, सॉल्युबल हो रहा है, तो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए, Heat release कर रहा है। हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीजेस मैं लिख देता हूँ। यानी कि जैसे हीट रिलीज किया, मतलब कि भाई साहब थोड़ा सा टेम्परेचर सिस्टम का मेरा बढ़ गया है। समझ में आ रही है बात? यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर जो सिस्टम है मेरा डिसॉल्व होने पर हीट अगर रिलीज करता है, क्या बोलोगे यहाँ पर? अब बताइए प्लीज, थोड़ा बहुत म्यूट कर लीजिए। आप कौन है आप? हेलो, हाँ, सो Yes. मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि भाई ए एक कंपाउंड था, हमने वाटर में डिसॉल्व किया या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और वो डिसॉल्व होते वक्त क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये सिस्टम खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो कि आपने इसी सिस्टम को क्या कर दिया, बर्नर पे रख दिया। किस पे रख दिया, बर्नर पे, Burner. और आप उल्टा क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। अब बताइए कि क्या अब आप हीट करोगे तो ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, आप लोग बताइए। सर होगा। Yes, sir होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक रिएक्शन है यहाँ पर कि हमने क्या रखा कि भाई ए और बी मेरा क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये मेरा सॉल्यूट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया। जब आप मिक्स करोगे तो इनसे रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट सी बन रहा है, और साथ में ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज होने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। अगर वो हीट रिलीज नहीं होगी, समझ में आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, डेल्टा एच क्या है मेरा यहाँ पर, निगेटिव है। डेल्टा एच क्या है मेरा, निगेटिव है। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि कोई रिएक्शन हो रहा है और वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है कंपाउंड, तो उस केस में अगर हीट रिलीज कर रहा है और आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, उस सिस्टम को और दे रहे हो, तो वो रिएक्शन सप्रेस हो जाएगी, रिएक्शन होगी नहीं। रिएक्शन फास्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा कि वो जो रिएक्शन होने वाली थी, क्योंकि वो उस रिएक्शन का नेचर क्या है कि भाई हीट रिलीज करना, और आप क्या कर रहे हो कि उसको हीट रिलीज नहीं करने दे रहे हो, आप और टेम्परेचर उसको दे रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है और तब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कोई ऐसा मटेरियल है कि जो भाई वो क्या कर रहा है कि हीट एब्जॉर्ब करने पर क्या कर रहा है, हमने ए को डाला और हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल हो रहा है, तो उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दो चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, सही।
सो ये हमारा था टेम्परेचर का फैक्टर था, ठीक ना। अब आते हैं जो कि हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज जो है हमें पढ़ना है, यहीं से न्यूमेरिकल आएगा और इसको ही हमें डिटेल में देखना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर बेसिकली आप नोट कर लीजिए कि अब से हम जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां पर कौन से सॉल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होगा? नॉन Non वोलेटाइल volatile। सॉल्यूट। ठीक है, और Yes, मेरा sir. जो सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, कैसा होगा? सॉल्वेंट मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। चलिए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब मैं बता देता हूँ, सिंपल वर्ड में आप लोग सुनिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस मटेरियल हो, एम्बिएंट टेम्परेचर पर वो क्या होगा, आसानी से एवापोरेट हो जाए। समझ, एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब कि जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या आरटी बोल सको उसको। आप जैसे कि मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल को आप लोगों ने देखा है, Yes, sir. इवापोरेट होता रहता है, तो क्या होगा, हाईली वोलेटाइल होगा। केरोसिन भी वोलेटाइल होता है, डीजल भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। अगर वो वोलेटाइल नहीं होता तो क्या केरोसिन की स्मेल आती, क्या उसके पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग में फैलते हैं, तभी तो हम इनहेल करते हैं, तो हमें क्या होता है, फील होता है कि नहीं भाई ये केरोसिन है, यानी वो वोलेटाइल है। पेट्रोल का भी आप लोगों ने देखा कि भाई हाईली हाईली जो है वो वोलेटाइल होता है। यानी कि वोलेटाइल का मतलब कि भाई जो सब्सटेंस एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर आसानी से एवापोरेट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका उल्टा नॉन वोलेटाइल जब हम बात करेंगे तो उसका क्या कहने का मतलब होगा कि जो आसानी से वोलेटाइल या वेपर में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़े या एक्सटर्नल कोई सपोर्ट लेना पड़े, तब वो वेपर में कन्वर्ट हो, तो उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्ट या सॉल्यूट। अब एक बात बताइए कि नॉन वोलेटाइल की मैं बात करूं तो क्या ऑयल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। ठीक है, हनी वगैरह कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में। सो मुझे लगता है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम पूरे चैप्टर में अब से हम जितने भी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और चारों से न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरे अब के बाद से क्या होगा कि भाई जो आपका सॉल्यूट है वो मेरा नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट जो है वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। डन? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन in which the amount of the solute is very small and comparison to the amount of the solvent, the dilute solution show more or less ideal behavior। दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए था भाई? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए था राउल्ट्स लॉ? For ideal solution. ठीक है, क्या अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो क्या आप राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हो क्या आप लोग? No, sir. बताइए। No, आप sir. सोच नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप कुछ भी ले सकते हो, और उस सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है येलो कलर का, और आपने ऐसा किया कि भाई आपने कोई, ये हमारा जो है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, सॉल्वेंट है और आपने क्या ऐड किया बताइए? सॉल्यूट। क्या ऐड किया? सॉल्यूट। अब मैं ये बोलता हूँ कि सॉल्यूट ना बहुत कम अमाउंट में ऐड किया है, क्या बहुत लेस अमाउंट में ऐड किया है, तो जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा बताइए? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. डाइल्यूट। अगर मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दूं तो क्या कंसंट्रेट होगा? कैसा बनेगा बताइए? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दो टर्म क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes.
तो इतना याद रखिएगा कि अब से हम जितने भी डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, हम कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। और यही ऊपर लाइन क्या बता रहा है कि भाई अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कैसा है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा ना नॉन वोलेटाइल ऐड करने के बाद, वो सॉल्यूशंस जो है आइडियल बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा बताइए, आइडियल बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, आइडियल। आइडिया। तो जब बताइए अगर वो आइडियल बिहेव करेगा तो क्या मैं RAOULTS राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. हमने अभी बताया ना कि राउल्ट्स लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब वो आइडियल सॉल्यूशन हो। तो जब मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है हम ऐड करेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, तो हम वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, राउल्ट्स लॉ। ठीक है। और मैं अगर मान लीजिए कि नॉन वोलेटाइल आपने अमाउंट ज्यादा ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो वो कैसा बिहेव करेगा बताइए, नॉन आइडियल। कैसा बन गया, कैसा बनेगा वो सॉल्यूशन, Non-ideal. आइडिया। क्या आप राउल्ट्स लॉ और एल अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? नो सर। क्योंकि नॉन आइडियल हो गया तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, कि भाई यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, वो जनरली, कोलिगेटिव का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सिंपली ऐसा सुन लीजिए, कोलिगेटिव का मतलब कि नंबर ऑफ द solute particle in the solution। ठीक है, कि भाई सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदलती रहेगी। अगर सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज मान लीजिए कि कम कर दिया, आपने एक काम किया कि भाई हमने क्या किया कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक में कम है एक में ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम वाले में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जो भी इफेक्ट हम पढ़ेंगे वो डायरेक्टली क्या बताएगा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करेगा, लेकिन वहां पे एक चीज याद रखिएगा कि नेचर ऑफ द पार्टिकल से डील नहीं करेगा। नेचर कुछ भी हो, उसे लेना देना नहीं है। अगर मोलारिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा वो कि भाई वो कौन सा पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, उसके नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसको आप बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है क्या? तो पहला प्रॉपर्टी क्या हम पढ़ेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों पॉइंट्स को हम फटाफट कवर करेंगे। सो ठीक है, चलिए अब बताइए लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर का कहने का मतलब ये है कि अब से जो मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत पिछला आप लोगों को रिमाइंड करवाता रहूंगा, उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग देखते रहिएगा। हमने बोला कि भाई साहब एक काम करिए कि एक बीकर ले लीजिए, और बीकर हमने चलिए ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि भाई सॉल्यूट ऐड करिए। सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल की वोलेटाइल, Volatile. बताइए आप। सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर, वोलेटाइल। डन। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने शायद आगे एक स्लाइड बना रखी है, नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई सॉल्यूट था, तो हमने क्या किया कि भाई सॉल्यूट हमने वाटर ले लिया, यहाँ पर वाटर हमने लिया, और यहाँ पे हमने कोई भी एक नॉन वोलेटाइल जो है सॉल्यूट ऐड किया। सो स्पेशली हम अच्छा एक बात बताइए, क्या वाटर यहाँ पर वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल? बताइए आप लोग, वाटर नॉन वोलेटाइल होगा कि वोलेटाइल? Sir, volatile. वोलेटाइल।
नहीं, ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ी इवापोरेट होता है वाटर। तो वाटर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सर तो सॉल्वेंट तो हमने वोलेटाइल लिया। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ना कि यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं ना बहुत कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं, लेकिन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट होता है, पता है आपको? यस सर। हाँ, तो वो नॉन वोलेटाइल। हाँ, सो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या कहा कि भाई वाटर तो सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एवापोरेट होगा। हम मानते हैं कि भाई जो मेरा सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूट क्या है मेरा, वो वोलेटाइल नहीं है। सो यानी कि अब होगा क्या, यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो पहली एक प्रॉपर्टी जो है वो सरफेस फिनोमिना में एक्सप्लेन करता हूँ, वो आप लोग सुनिएगा। कि यहाँ पर जैसे कि ये बीकर हमने बनाया, तो इस बीकर का जैसे कि ये शुरू का ये जो सरफेस है यहाँ पर, अब बताइए अगर प्योर फॉर्म में है क्या ये, बताइए ध्यान से सुनिए। अगर मैंने बोला कि भाई साहब, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया, सॉरी, दोबारा मैं इसको ट्राई करता हूँ। हाँ, ऐसा होना चाहिए इसको, अभी सही बना है, ठीक है। अब बताइए शुरू में प्योर मैंने कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो क्या सिर्फ उसी के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। सुन रहे हो आप लोग? यस सर। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो क्या वोलेटाइल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे कि नहीं होंगे, और वो आसानी से सरफेस स्किप करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताइए। वेपर में। किसमें? वेपर। ठीक है, अब इधर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वापस क्या होगा कि जब इनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे आप बोल सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, इसको कवर किया, तो यहाँ से जब ये क्या होगा कि इनका इक्विलिब्रियम, जैसे ये वेपर क्या करेगा, वापस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। सो आप इस बात को समझिए कि ये जो सरफेस था सिर्फ प्योर था, तो ये जो है क्या कर रहे हैं, एवापोरेट हो रहे हैं और फिर कंडेंस होंगे। तो इक्विलिब्रियम टाइम पर जब आएगा तो प्योर फॉर्म में है, तो ये जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हम किससे डोनेट करेंगे, पी नॉट से। किससे करेंगे बताइए? पी नोट से। एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोगों की बुक में क्या कन्वेंशन दिया हुआ है, उसको एक बार ज्यादा सही रहेगा, उसको फॉलो करें। पी नॉट जगह तीसरा प्योर फॉर्म। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब ये प्योर फॉर्म में मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट था, तो इसको हम बोलेंगे भाई कि ये पी नॉट वेपर प्रेशर जो है प्योर, फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात बताइए, रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। इवापोरेशन का मतलब ये जो पार्टिकल्स है अपना सरफेस छोड़ के लीव कर रहे हैं, तो दो चीजों से डिपेंड करेगा। पहला तो डेंसिटी, और दूसरा क्या है, डेंसिटी था, और दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। तो शुरू में सरफेस एरिया तो इसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि सिर्फ क्या है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस एरिया तो इतना है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने क्या किया, इसमें क्या ऐड कर दिया, बताइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आपने ऐड किया, तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत कलर चेंज करके कुछ और कलर रखता हूँ, रेड कलर। अब एक बात बताइए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इसके अंदर, तो अंदर तो डिसॉल्व होगा ही, बल्क का मतलब कि इसके इनसाइड क्या इसके सरफेस पर भी सॉल्यूट पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये प्योर फॉर्म में था तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा था इनिशियली, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स नहीं किया था तो शुरू में सिर्फ सॉल्वेंट ही था ना, तो सरफेस एरिया पूरा था, इतना था कि नहीं था, इतना। यस सर। यस सर। अब आप लोग एक बात बताइए, मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसके सरफेस में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो भी तो कुछ सरफेस एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा, सरफेस पे आ जाएगा।
Yes, Yes, sir. sir. Yes. और जब सरफेस को एरिया जब वो कवर कर लेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो जितना पहले जो था प्योर सॉल्वेंट के वेपर के पार्टिकल्स आसानी से एस्केप कर रहे थे, क्या अब सरफेस एरिया घट जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स हो सकता है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल बंद हो जाए, यहाँ से ब्लॉक हो जाए, कुछ ही पार्टिकल्स जाए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है उनको रोकने के लिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल भी आ गए हैं। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन, rate of evaporation is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। यहाँ पर जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन, ध्यान से देखिए यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो, और यहाँ पर जब डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। Yes, sir. ठीक है, अब बताइए कि जब एवापोरेशन ही कम हो जाएगा तो क्या वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि भाई Yes, sir. अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे वेपर ही कम बनेगा ऊपर तो क्या वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है कि सॉल्यूशंस की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। ये वाले रिलेशंस को आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो रिलेशंस मैंने अभी बताया कि भाई जो डेंसिटी है, सॉरी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, इनके बीच का इनवर्स रिलेशन है। तो अब आप डेंसिटी जैसे सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। और जब वेपर ही कम बनेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, वेपर कम बनेगा, तो पहले प्योर फॉर्म में वेपर ज्यादा बन रहा था और जैसे ही आपने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वेपर कम बनने लगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब मैं ये बोलूंगा कि भाई जैसे हमने सॉल्यूट ऐड किया आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, मान लेता हूं कि पीएस हो गया, पी नॉट से घट के क्या हो गया, पीएस। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब मैं बोलूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इसका कहने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे बताता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कितना बताया था आप लोगों को, पी नॉट। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे वीपी लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने क्या बोला भाई, पीएस। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. अब एक बात बताइए, क्या पी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, क्योंकि हमारा क्या है, वेपर घटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्योर के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर हमेशा कम रहेगा। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट होता तब तो बढ़ जाता, लेकिन हम नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वेपर प्रेशर है, ध्यान से सुनिएगा, क्या वेपर प्रेशर प्योर का पी नॉट और जो सॉल्यूशन है उसका हो जाएगा पी एस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि वो पी नॉट से घट के कितना हो गया, पी एस हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो Yes, कितना घटा, पी नॉट माइनस पी एस घटा कि नहीं घटा? Yes, Yes, sir. sir. तो अब बताइए, इसका कहने का मतलब मैं बोलूं कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिखोगे भाई, पी नॉट माइनस पी एस। ये मेरा क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना, ये जो मैंने हेडिंग ऊपर लगा रखा है ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि भाई प्योर फॉर्म में इतना था, सॉल्यूट ऐड किया नॉन वोलेटाइल तो पीएस हो गया। तो यानी कि कितने में से कितना घट के आया, तो उसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है, एक और टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या, रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कि भाई पी नॉट से कितना घट के आ गया, पी नॉट माइनस पी एस। तो आप एक काम करो, अगर रिलेटिव निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, कि पी नॉट माइनस पी एस को आप क्या कर दो, पी नॉट से डिवाइड कर दो। तो इसको बोलेंगे भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आर एल वी पी। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब वापस आते हैं यहां पर। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, पहले भी मैंने पढ़ाया था और बताया था कि हमने क्या बोला था कि भाई जो सॉल्वेंट है उसके मोल को हम क्या बोलेंगे बताइए, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोल सकता हूं ना मैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और जो सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, यानी कि इसको बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं अपने फाइनल फॉर्मूले पे। सो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो राउल्स साहब ने ये बोला कि भाई साहब जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या, ये वाला ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलोगे आप, कि ये जो है मेरा वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये वाले टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट को, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सो राहुल साहब ने ये बोला कि भाई देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, वो क्या होगा, आर एल वी पी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके प्रोपोर्शनल है, कि भाई जो जितना आपने, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो वेपर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही कम होगा। सो अब बताइए, क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताइए आप लोग? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहां से भी आप एक बार एक और फॉर्म में लिख लीजिए, कि कहीं कहीं कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है। अगर आप यहाँ से एक काम करो कि ये जो है पी नॉट माइनस जो है पी एस को अब क्या लिख दो, डेल्टा पी, क्या लिख दो इसको, डेल्टा पी। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या निकल के आएगी, कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी अपॉन जो है पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करते हैं। चलिए हम अगर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पेज नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। एक बात बताइए आप लोग, कि जो हमने फॉर्मूला अभी निकाला है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, वो क्या था भाई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर जो है मैं ये बोलता हूं कि भाई स्मॉल एन जो है वो क्या है, मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। स्मॉल एन जो है वो सॉल्यूट का मोल है, और अगर मैं बोलूं सॉल्वेंट का मोल, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल एन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर मैं इसी को बोलूं कि भाई सॉल्यूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, कि भाई यहाँ पे जो है सॉल्यूट मेरा जो था वो WA था, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, MA। सिमिलरली अगर मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि मैं बी को सॉल्वेंट मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WB ग्राम जो मेरा सॉल्वेंट है, तो MB जो है मेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
बताइए आप लोग, सॉल्वेंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं स्पेशली क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है, क्या लिखना है, मोल्स लिखना है इनका, तो आप कैसे लिखोगे वो देखिएगा यहाँ पर। क्या मैं इसको WA अपॉन MA लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट के केस में। सॉल्वेंट के केस में क्या लिख सकता हूँ, WB अपॉन MB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यस सर। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए n के लिए। तो अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, P0 माइनस PS अपॉन ये हो जाएगा P0 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप, इसको आप स्मॉल n को आप लिख सकते हो भाई WA अपॉन MA। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, WB क्या होगा, हाँ सॉरी, WA अपॉन यहाँ पे हो जाएगा MA प्लस यहाँ पर हो जाएगा WB अपॉन MB। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की है, बताइए, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो ये रहा मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, स्मॉल n जो है मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उस केस में आप क्या करोगे, मोल्स, ये सॉल्यूट इसका कट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सॉल्यूट का मोल। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या, कि बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको आप एक काम करिए, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो नेग्लेक्ट करोगे तो आपको जो निकल के आएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA इंटू MB अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MA इंटू WB। इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए अब बताइए, यहाँ पर WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है, MA जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पर क्या है, WB जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं इसी पे, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 में। आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा, इसको एक बार पढ़िए आप लोग, क्या लिखे हुआ है एग्जाम्पल 25 में, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग caused by addition of 50 ग्राम। ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट ना दिया हुआ है, टू द 500 ग्राम of water if the vapor pressure of pure water is इतना। ठीक है, mmHg। यानी कि इन्होंने बोला है कि भाई साहब पानी है, वाटर है, उसमें 50 ग्राम सुक्रोज डालोगे तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग कितना होगा। समझ में आ रही है बात, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो अब चलिए, कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे देखिए, अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जो अभी हमने डिराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आते हैं। एक बात बताइए कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WA गिवन, क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लीजिए। 50 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और इसी का वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो अभी हमारे पास WB कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट मेरा, तो कितना हो जाएगा ये 500 ग्राम WB। अब बताइए मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो MA कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल, तो 342 हो गया यहाँ पर ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B यानी MB कितना निकल के आएगा, बताइए, कोई बताएगा मुझे। हेलो सर 18।
18, क्योंकि वाटर है तो 18 होगा सिंपली, ठीक ना। अब बताइए आप लोग एक चीज और, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का मतलब ये हुआ कि जो हमने पी नॉट था वो क्या 23.8 mmHg होगा कि नहीं होगा, यही तो प्योर सॉल्वेंट है ना। यस सर। इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई एक काम करिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए। तो अब बताइए क्या आपको फॉर्मूले में ही तो पुट करना है ना सिर्फ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सॉरी एम ए इंटू ऊपर क्या होगा बताइए आप लोग, मॉलिक्यूलर वेट नीचे होता है तो यहाँ हो जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। सही लिखा है कि नहीं लिखा है देखिए एक बार, डब्ल्यू एम बी सही है, ग्रेट। अब बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें आप लोग देखिए एक बार, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम बी आपको क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर निकालना है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताइए आप लोग। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। इन्होंने पूछा है कि भाई वेपर प्रेशर लोअरिंग बताइए, कैलकुलेट करिए। ये वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब आप ध्यान से सुनिए, ये वाला पी नॉट माइनस पी एस यही निकालना है, निकल जाएगा। क्योंकि आपको देखिए ना, आपको करना क्या है बताता हूँ मैं आपको, ये रहा वैल्यू इतना निकालना है तो इसको इधर लेके आ जाइए, ठीक है। जब इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू, ठीक है, पी नॉट। सभी की वैल्यू आपको पता है, डब्ल्यू ए कितना है बताइए 500 इंटू यहाँ पर क्या है एम बी कितना है 18 अपॉन यहाँ पे बताइए डब्ल्यू एम ए कितना दिया हुआ है 342 इंटू यहाँ पे डब्ल्यू बी जो है वो 500 ग्राम इंटू पी नॉट कितना दिया हुआ है, तो वो मेरा दिया हुआ है 23.8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आसानी से क्या निकल के आएगा पी नॉट माइनस पी एस, जो कि मेरा क्या है लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। कितना आ रहा है बताइए आप लोग, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.8, 23 1.8 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 342 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है बताइए आप लोग। जीरो 0.124 mmHg आ रहा है क्या, चेक करिए आप लोग। किसी का आया, कैलकुलेट करिए 1.8 इंटू 2.842 आया डिवाइडेड बाई 342, यस उतना ही आ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों को ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास के लिए आप लोग थोड़ा आराम कर लो।